यूपी हो या भारत का कोई हिस्सा, वो संविधान से चलेगा और कोई ज्यादा तानाशाही करेगा तो जनता उसको सबक सिखा देगी। इस बार नंबर योगी आदित्यनाथ का है, अगली बार 24 में मोदी जी का है। इसलिए देश को बेचने वाले, लूटने वालों से सावधान रहें। गरीब लोग महंगाई और भ्रष्टाचार पर ध्यान दें। ये महंगाई, भ्रष्टाचार करने वाले लोग आपकी एक मेहनत की गाड़ी कमाई को लूट के अमीरों को सौंप रहे हैं। इसलिए परिवर्तन को चुने, काम करने वाले व्यक्ति को मौका दें, पढ़े लिखे लोगों को मौका दें। इस बार धर्म के नाम, जात के नाम पे बांटने वालों से सावधान रहें। 80-20 की बात करने वालों को सबक सिखाएं। मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला, हक की आवाज उठाई, उसी पे जो है रासुका लगा दी। एक डरपोक आदमी से चुनाव है। सत्ता की ताकत उनके साथ है, बाकी और कुछ नहीं। जनता में विरोध है। तो मैं समझता हूं कि अगर मौत का भय करेंगे तो फिर परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो मुख्यमंत्री अपने सारे रिसोर्स लगा के जो करना चाहते हैं करें। डरते बढ़ते तो हम किससे है नहीं भाई। आज भी कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बीजेपी अगर राष्ट्रपति बनाए, प्राइम मिनिस्टर भी बनाए, इस देश का सबसे पैसे वाला व्यक्ति बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, तो भी उनके खेमे में पैर नहीं रखना। नेता की परिभाषा बड़ी अजीब है। नेता का मतलब है लेता। नेता हमेशा जनता से ही चाहता है, जनता को देना नहीं चाहता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मैं गोरखपुर में हूं। मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद हैं। बड़ा मोर्चा ले लिया है आपने। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ न सिर्फ ताल ठोकी, बल्कि आप जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस धनबल और बाहुबल के शोर में क्या तरीका है आपके पास, कैसे योगी को पछाड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो कोई बड़ा मुकाबला नहीं, क्योंकि वो भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी। और रही बात, हमने पिछले 5 साल मेहनत की है और जो कुछ सीख पाए वो ये है कि जनता ही असली मालिक है। जनता को चयन करना है। 1998 से लेकर 2017 तक वो 5 बार वहां से सांसद रहे और 5 साल से मुख्यमंत्री। और गोरखपुर का जो खस्ता हाल है ना, गोरखपुर की जनता जानती है। बस बड़ी कारण क्या है ना कि 5 साल से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। 15 लोगों पर रासुका लगाए। 15 क्रिमिनल नहीं है, कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो। जो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोला, हक की आवाज उठाई, उसी पे जो है रासुका लगा दी। एक डरपोक आदमी से चुनाव है। सत्ता की ताकत उनके साथ है, बाकी और कुछ नहीं। जनता में विरोध है। एक वोट एक नोट पे लड़ रहे हैं। माननीय काशीराम साहब को आदर्श मानते हैं, इसलिए सत्ता के सबसे ताकतवर आदमी के सामने चुनाव लड़ने गए। अब एक वोट एक नोट पे और माइक लेके जो है अब तैयारी कर ली है। गली गली निकलते हैं सुबह से और जैसे अपील करते हैं। और अपील में बीजेपी की जो खामियां है, बीजेपी ने जो किया है, क्योंकि गोरखपुर स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट नाम का कुछ नहीं। अगर कुछ है तो वो शायद बाबा जी या बाबा जी का मठ, वही 2 लोग स्मार्ट है, बाकी तो सब लोग परेशान हैं। तो वही माइक लेके प्रचार के लिए निकलते हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि आप किसी तरह से मुख्यमंत्री जी को बुलवा लीजिए, एक डिबेट करवा दीजिए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बैठ जाएं, एक तरफ हम बैठ जाएं, बाकी सामने गोरखपुर जनता बैठ जाए। उनके सवाल होंगे, हमारे जवाब होंगे। उनके सवालों पे हमारा एजेंडा होगा। महिला सुरक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, एजुकेशन, हेल्थ, किसानों का मामला, मजदूरों का मामला, रेडी पटरी वालों का मामला, सड़क का मामला, नाली का मामला, तमाम चीजें होंगी। मुख्यमंत्री जी होंगे और हम होंगे, तो जनता तय कर लेगी अच्छा प्रत्याशी कौन है, योग्यता में आ जाए। बहुत दिन से आप गोरखपुर में हैं, क्या दिख रहा है आपको यहाँ की जनता के बीच में? जब आप जाते हैं तो बाबा जी के प्रति जो सम्मान है या उनके प्रति गुस्सा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया? देखिए, बहुत गुस्सा है, लेकिन एक डर भी है, क्योंकि अभी वो सरकार में। और जैसे मैंने प्रयास किया, मैंने कहा भी चुनाव आयोग जो है वहां के एसएसपी उनको बदल दे, क्योंकि वो बीजेपी के सिटिंग एमपी के दामाद है। और कई मामलों में, जैसे मनीष गुप्ता हत्याकांड और कई मामलों में उनका जो रवैया है वो पीड़ितों की मदद करने कम, धमकाने का ज्यादा था, सरकार का बचाव करने का ज्यादा था। यानी कि एक अधिकारी बैठ के ये कहे एक महिला को जिसके पति की हत्या हुई हो कि क्या कोर्ट कचहरी चक्कर लगाओगे, इससे कुछ होता तो है नहीं, तो फैसला कर लो। तो समझिए कि वो कुछ सत्ता का कितना जो है पक्षधर है। तो इसलिए मैंने अपील की थी कि उनको हटा दो। तो लोगों में एक डर है कि अगर सामने आके कहेंगे तो मुख्यमंत्री मुकदमा करवा के जेल भेज दे, जमीन कब्जवा दे, बुलडोजर चला दे, उल्टा दबरे पे भाषण दिए है ना, तो एक डर है। फिर उन्होंने कुछ गुंडे पाल रखे हैं,
उनका भी लोगों में भय, बाकी और कुछ नहीं। जनता ने मन बना रखा है। कुछ लोग तो हमसे खुद कहते हैं, बीजेपी हार्डकोर वोटर हैं, कि हम ये मानते हैं कि चंद्रशेखर गोरखपुर तो आगे, लेकिन गोरखपुर के लोग भी चंद्रशेखर को इस बार यहाँ से खाली हाथ नहीं भेजेंगे, सम्मान देके भेजेंगे, और चाहेंगे कि गोरखपुर के लोग उनको ऊपर इतनी जिम्मेदारी दे दे कि गोरखपुर से जाए ना। हमें भी लड़ने वाले व्यक्ति की जरूरत है, जो जोगी के सामने आंख से आंख मिला के लड़े, सीना तान के लड़े, जो डरे ना। लोगों में तो डर है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद में डर क्यों नहीं है? एक दिन जानी है। तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, संत गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर को मानने वाले लोग हैं। और फिर हमारे आदर्श जो हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर पे आप देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, प्यारेलाल यादव, महामना रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर। बाबू जगदेव प्रसाद क्या कहे? पहली पीढ़ी लाठी खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो मैं समझता हूं कि अगर मौत का भय करेंगे तो फिर परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो मुख्यमंत्री अपने सारे रिसोर्स लगा के जो करना चाहते हैं करें, डरते बढ़ते तो हम किससे है नहीं। पुलिस क्या क्या करेगी? ज्यादा जेल भेज देगी, मुकदमा लगा के। जेल एक क्रांतिकारी के लिए गहना होती है, उससे हम डरते नहीं। तिहाड़ दो बार रह के आए। हत्या करा सकती है, और हत्या हमने कहा ना कि जिस दिन जब हमारी हत्या का समय आ जाएगा तो फिर किसी पे नहीं रुकेगी। तो जब तक वो समय नहीं आता तो हम काहे को डर के बैठे? हम तो रात को 10 बजे प्रचार में जाते हैं। अच्छा, ईमानदारी के नियम है उसी हिसाब से जाते हैं। ईमानदारी से एक चीज ये बताइएगा, आपने 5 साल बहुत सारे संघर्ष किए, कई संघर्ष को मैंने सामने से देखा, 69,000 भर्ती का संघर्ष हो, जहां भी बहुजन समाज के साथ कोई घटना घटी, मैक्सिमम जगह पर आप पहुंचे। इलेक्शन के दौरान जब सारे लोग कैंपेनिंग में लगे, आप उन्नाव भी पहुंच गए, जखनिया भी गए। इस चुनाव में लगता है कि इन सब मुद्दों का कोई मतलब भी होता है, या फिर भेड़ चाल में आज भी बहुजन समाज फंसा है? देखिए, मैं समझता हूँ ना कि बहुजन इतना सताया गया है, इतना टूटा है, इतनी बार छला गया है, और वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाया, तो वो किसी ना किसी बैसाखी का सहारा चाहता है। वो मन से इस बात को जानता है कि असली हमारे लिए अगर कोई लड़ रहा तो चंद्रशेखर आजाद है। लेकिन कुछ राजनीतिक कैलकुलेशन उनकी इस तरह की है कि वो इस बार कहीं कहीं जगह पे, जैसे हमसे तो नहीं कहता, जाम जाते हैं तो हमसे तो कह देता कि नहीं आपके साथ खड़े हैं, आपको वोट देंगे। लेकिन कई जगह पे मुझे इस तरह की सूचना है कि लोग हम बिल्कुल जो है पुराने जो बसपाइयों कहते हैं इस बार ये आखिरी चुनाव, बसपा को वोट दे रहे हैं, अगली बार आपको निराश ना करें। तो हम कहते हैं कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो पूरी कर लो। कल आप हमसे ये मत कहना कि भाई जो है हमें तो आप एक वोट दोगे तो वो भी कर्ज है, आपका विश्वास है, उसको ऊपर खरा उतरना है। तो देखो, मेरे लिए राजनीति नीरज भाई यही है कि जहां नेता की जरूरत हो, मेरे जाने से अगर कहीं न्याय मिलता है तो मैं क्यों ना जाऊं। उन्नाव में सबसे पहले मैंने आवाज उठाई, मैंने 2 दिन का समय दिया, कार्रवाई हुई, रीपोस्टमार्टम के लिए मैंने वो की, फिर मैं खुद उस परिवार से मिलने गया। जखनिया में पंकज की हत्या हुई, मैं उनके परिवार से मिलने गया, वहां के अधिकारी कर्मचारियों से मिला। रात को मैंने 10 बजे में डीएम से मिला, 9:30 बजे 9 बजे में एसएसपी से मिला, और मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आज तक नहीं आया कोई नेता नहीं आया यहाँ का लोकल हमसे मिलने के लिए, इस समय आप यहाँ घूम रहे हैं चुनाव छोड़ के। तो हमने कहा कि हमारा चुनाव यही है कि जिस जनता ने हम पे विश्वास किया उसके विश्वास पे खरा उतर सके, और अगर इनकी मदद नहीं कर पाए तो फिर क्या राजनीति करेंगे। तो हमारी राजनीति यही है कि जहां हमारी जरूरत है वहां होना चाहिए। बाकी ये मेरी समझ में आ गया कि बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज बाकी नेताओं के लिए, चाहे वो अपने दल हो और चाहे दूसरे, उनके लिए वो वोटर ही है, उनकी दिलचस्पी सिर्फ चुनाव तक है। आफ्टर इलेक्शन 5 साल में आप बता दो, बहुजनों के 2-3 नेता भी मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं, विकल्प खेल रहे हैं। 5 साल में अगर अखिलेश यादव किसी के घर गए हो शोषण में, मायावती किसी के घर गई हो, तो आप मुझे बता दो। दोनों हमारे सीनियर नेता, दोनों का सम्मान करता हूँ, वोट उन्हें दोनों को चाहिए। लेकिन अगर किसी अन्याय और जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होगा तो वो तब वो जाएंगे नहीं, बस चुनाव के समय कहेंगे कि सरकार बदल दो। तो देखो, जनता तय करेगी क्या होने वाला है। विकल्पहीनता का जो दौर है इस समय, उसके लिए जनता को जिम्मेदार मानते हैं, नेताओं को? दोनों। जनता भी जो है ना, अगर अपनी लड़ाई स्वयं अपने कंधों पे लड़े तो नेता भी सचेत रहे। अगर जनता सामने से कह दे एक बार किसी भी नेता को, जैसे बड़ी रैली होती है ना, बड़ी बड़ी भीड़ और जनता खड़ी होकर कह दे कि ये इतना बड़ा मामला होता, आप आए क्यों नहीं, तो नेता को एहसास हो जाएगा कि जनता जाग रही है। तो जनता भी दोषी है और नेता का तो काम ही है। नेता की परिभाषा बड़ी अजीब है। नेता का मतलब है लेता। नेता हमेशा जनता से ही चाहता है, जनता को देना नहीं चाहता है। नेता के देखिए, नेता का भाषण सुनिए, हमारी सरकार बना तो ये दे देंगे, और अगर सरकार नहीं बनेगी तो क्या कहेंगे कि हम पे कुछ है ही नहीं देने को। तो मैं समझता हूँ कि जनता भी बड़ा कारक है, बाकी नेताओं ने तो खिलौना समझा है।
वो चाहे कोई से पक्ष के नेता हो, उनको लगता है कि ये इनको वोट लेना है, तो जब तक वोट ना मिले तब तक इनसे रिश्ते रहने चाहिए। गोरखपुर में कैंपेनिंग का तरीका कैसा है, कैसे लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं आप? देखिए, बड़ा अच्छा गोरखपुर में मजा आ रहा है। एक तो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत प्रत्याशी खुद है, तो हमसे पहले जो हमारे कार्यकर्ता वो जाके पर्चा देते हैं, फिर हम जाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हम ही हैं, आपके यहाँ प्रत्याशी है 322 पे। याद हो गया, जैसे रेडियो होती है ना, जाके बताएं कि भैया हम हैं 322 पे, आपके यहाँ प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद। और वहां सहारनपुर से या 1200 किलोमीटर दूर आए आपके लिए लड़ने के, तो सामने वाले का जवाब क्या होता, देखिए ना। अब परिचय देने की जरूरत नहीं है भैया, आपको जानते हैं। आप दुकान पे चले गए कल, क्या इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम तो मन बनाए बैठे हैं कि आपके जरिए बाबा को सबक सिखा दें। और खूब आनंद आता है, गरीबों के बीच में जाते हैं, उनके क्षेत्र की समस्या सुनते हैं, उसको नोट बनाते हैं। मतलब आप समझिए, जब फील्ड में जाते हैं 10-12 पीड़ित तो मिल ही जाते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, तो उनको नोट बनवा देते हैं। एक नंबर भी जारी कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में कुछ समस्या तो हमें बता दें। अगर कोई किसी को डराए धमकाए तो हमें बता दें, कहीं कोई किसी को टॉर्चर कर रहा तो हम बता दें। जैसे कि गोरखपुर में एक समस्या है जल भराव की, 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है। मतलब अच्छे अच्छे अधिकारी कर्मचारी जहाँ रहते हैं, पॉस एरिया है, वो कहें कि हम नाव से जाते हैं ड्यूटी, हमारी बच्चियां स्कूल नाव से जाती, तो लोग बताते हैं। यूनिवर्सिटी में हाल खराब है। एक प्रोफेसर है कमलेश गुप्ता जी, धरने में बैठे हुए हैं। देखिए, और गजब के सिद्धांतिक व्यक्ति, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पढ़ाई के बाद धरने पे बैठते हैं। प्रशासन परेशान नहीं कर रहा है आपको? तो हमसे क्या परेशान करें, नियम सारे जानते हैं, तो ये भी जानते हैं कि चुनाव ने क्या क्या गाइडलाइन जारी की है, बस ये सोचते हैं कि उसका उल्लंघन ना हो। बाकी 2-3 चीजें, आज मैं यहाँ से अभी सुबह निकला था गोरखपुर से बाराबंकी के लिए, वापस आने से पहले मुझे पता लगा कि भाई एक कमरा जो है, जो कुछ साथियों ने दिया था, उन पर दबाव बना के खाली करवा दिया है। तो हम तो तय करके बैठे हैं कि मठ के आगे लगा देंगे टेंट, या कहेंगे डीएम साहब से कि 2 यहाँ रहने की जगह और सुरक्षा का माहौल, ये आपकी जिम्मेदारी, प्रत्याशी हम यहाँ। तो बगैर अब गोरखपुर छोड़ेंगे नहीं, और जितना हमें सताया जाएगा उतनी उतनी मोहब्बत हो जाएगी गोरखपुर से। हमने तो कल क्या विजय, गोरखपुर की जनता से प्यार हो गया है, तो गोरखपुर के प्यार को निभाना है, जो है ना, इस क्षेत्र को मजबूत करना। जैसे वेस्ट तैयार कर लिया है, और बुंदेलखंड काफी तैयार हो गया है, और मध्यांचल में भी काफी काम हो गया। तो इधर के लोग बहुत वो करते हैं कि आते नहीं आते, तो सोच रहे हैं उधर रहने का एक मकान बना ले। अब आरोप, सोशल मीडिया के और तथा कथित बुद्धिजीवियों के आरोप, आप योगी को जिताने के लिए गए हैं गोरखपुर। स्वागत है उनका, उनसे कहो ना कि आप हरा दो आके। भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी के सबसे स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार वो तथाकथित बुद्धिजीवी बता दे कौन है उत्तर प्रदेश में। और अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मुझे लगता है कि वो वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो जिन्होंने उन्नाव किया, जिनके रहते उन्नाव, प्रयागराज हुआ, हाथरस भुला दूं मैं आजमगढ़ भुला दूं, मैं आगरा भुला दूं, मैं 2 अप्रैल में जो निर्दोष बच्चों पे झूठे मुकदमे लगे और 12-13 लोग मार दिए गए, लोगों पर राशु का लोगों ने झेली, मैं नेता की तरह उसको भुला दूं। मैं सीएएन पे एनआरसी में 20 लोग एक दिन गोली मार, मैं उसको भुला दूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला किया, उन बच्चों के आंसू, उन पे पड़ी लाठियां भुला दूं। क्या भुलाऊं मैं वो भुला दूं कि हर भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, रोजगार लाठियों से पिटता, आंगनबाड़ी लाठियों से पिटती है, आशाएं बहनें लाठियों से पिटती हैं। मैं ये भुला दूं कि इस सरकार में सुब्रतो पाठक नाम का एक एमपी जो है, एक दलित कर्मचारी को पीट देता है और बाद में उसकी एफआईआर भी लिखी जाती है। क्या क्या भुला दूं? तो मैं उन सब चीजों को नहीं भूल पा रहा। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने विपक्ष से कहा था कि भाई आप ताकतवर उम्मीदवार भेज दो, बेंजीत लड़ जाए खुद जाके, अखिलेश जी वो खुद जाके लड़ जाए, और जिसको विपक्ष मानो वो जाके लड़ जाए, और अगर नहीं लड़ सकते तो फिर हम लड़ते हैं। और हमने तो किसी को नहीं रोका ना साहब, आप अपने टिकट दो। आप तो एक सीट पे भी नहीं वो कर पाए। आप चाहते ही है ना कि कोई नया आदमी निकल के ना आए। और मैं कह रहा हूँ आप सब लोग लग जाओ बाबा जी को जिताने में, और चंद्रशेखर खड़ा है अपनी टीम के साथ हराने में, और फिर खड़ी है गोरखपुर की जनता, और जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी तो सब पिटारे में बंद है, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। हम सबसे वोट मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। तो जब पिछली बार बीजेपी की सरकार बनी तो ये सारे विपक्ष नहीं था। किसने जिताया? मैंने जिताया, इन्होंने जिताया। उससे पहले जब जो है लोकसभा में 2014 सरकार बनी तो ये सारा विपक्ष नहीं था। ये पहले अपने अंदर तो झांके, और तथा बुद्धिजीवी भी झांके। जब डॉक्टर अंबेडकर ये कह के गए हैं कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं, तो पढ़ा लिखा चंद्रशेखर, अम्बेडकरवादी चंद्रशेखर क्यों ना इस बात को माने कि जब मेरे अंदर क्षमता है, मैं और लोगों से बेहतर हूं, मैं लड़ना जानता हूं, और जिस माध्यम से नेताओं को ब्लैकमेल किया था, डराया जाता, मैं उन सब चीजों से, मुकदमे जेल से नहीं डरता हूं, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता हूं, मेरे पीछे लगा दो।
तो मैं उससे नहीं डरता हूं, तो फिर मैं अपनी निडरता का और अपने जो मेरे अंदर जो क्षमता उसका फायदा क्यों ना उठाऊं। मैं कोई सुरक्षा सीट पे थोड़ा ही लड़ रहा हूं कि मेरा लक्ष्य विधायक एमपी बनना है। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने लड़ रहा हूं। ये तो खैर मैं भी सोचता हूं कि चंद्रशेखर वहां नहीं जाते तो हराने के लिए कौन था वहां पर। एक बड़ा अजीब सा सवाल है। देखिए, एक अंतिम आरोप जो है वो भी पूछ लेता हूं, क्योंकि लोगों के मन में रहती है जिज्ञासा। इसका उत्तर मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया कि जो संघर्ष करने निकलता है व्यक्ति, वो वोट कटवा है, तो कैसे नई राजनीति, नई चीज डेवलप हो पाएगी। देखिए ऐसा ना, जैसे कहते हैं बड़ी पेड़ की छांव में छोटा पेड़ कभी होता नहीं है। एक हमारे भैया हमें सिखा दिया, बड़ा सम्मान करते हैं उनका। एक लाइन उन्होंने हमसे कही चलते वक्त कि चंद्रशेखर डरो मत, तुम्हारा पहला चुनाव है, लड़ो और हार जीत से मत डरो। चुनाव में तो हार जीत होती होती। फिर हमें काशीराम साहब की लाइन याद आई कि अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, बैसाखियों के सारे काम नहीं चलेगा, स्थापित लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें वोट काटना कहने वाले लोग ये बताएं कि जो दूसरे दल लड़ रहे हैं वो सब अगर वोट काट रहे हैं, तो आप ये बताओ कि फिर इन्हीं दलों से आप गठबंधन क्यों कर लेते हो। भाई मायावती अखिलेश 2019 में गठबंधन किए दोनों, मैं तो नाम भी नहीं लेता, लेकिन बहन जी हमारे आदरणीय हैं, अखिलेश जी हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं। विचारधारा की लड़ाई है उनसे, व्यक्ति मतलब आप समझ मुद्दों पे लड़ाई है। तो मैं पूछना चाहता 2019, आज आप दोनों एक दूसरे को जो है खूब गिरिया रहे हो कि ये गलत है, ये 2019 में आपने क्यों गठबंधन किया। आज आप एक दूसरे के वोट नहीं काट रहे हो। मुझे कहने से पहले लोग अपने गिरबान में झांके कि वो कहाँ है। उससे पहले समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन किया आपस में 2017 में। आज आप एक दूसरे को कर रहे हो, तो दो आप तो निजी फायदे के लिए गठबंधन करते हो। हमने गठबंधन का प्रयास किया था नीरज भाई, बहुजन समाज के हित के लिए। अगर स्वार्थ होता तो उनका प्रस्ताव मान के विधायक बन जाता और वो सरकार आ जाती तो मिनिस्टर में, और मुझसे फायदा ही होता, नुकसान तो नहीं होता। और ये तो चुनाव के बाद आकलन आप कर लेना कि चंद्रशेखर से कितना फायदा होता और कितना नुकसान होता बाकी। और चंद्रशेखर बड़े तैयार हो गए हैं, क्योंकि भीम आर्मी की जो सीनियर लीडरशिप, उन्होंने कहा कि हम तो आप पे भरोसा करते हैं, आप खड़े होकर लड़ो, हम तो आपको नेता मानते हैं, और वो थोड़ा ही मानते हैं। हम तो चाहते हैं कि वो लोग तो 7 से 12, 12 से 17, 17 से 22 हम उनको देख चुके और जनता भी देख चुकी। वो तो जनता परिवर्तन चाहती है। तो आप आगे बढ़ के लड़ाई लड़ो, कैडर तैयार हो, फिर इसकी लड़ाई चलती रहेगी। एक दिन में थोड़ा ही कोई पेड़ बन जाता है। इसलिए संघर्ष के रास्ता अपना के धीरे धीरे बढ़ते रहो। इस पेड़ को जो लगा दिया आजाद समाज पार्टी का, इसको हम लोग पानी देंगे, इसको हम लोग जो है खाद देंगे, कटाई छटाई करेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। और इसको हमको आंदोलन को आगे बढ़ाना है। सत्ता तो मात्र एक माध्यम है, व्यवस्था परिवर्तन करनी, जिनसे जिन समस्याओं से हमें परेशान, जैसे मुझे जातिवाद से परेशानी, तो उसका हल कौन निकालेगा। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, ये उनके एजेंडे में नहीं है। मुझे से परेशानी, मैं चाहता हूँ ये खत्म हो। जैसे मुझे परेशानी है सांप्रदायिकता की राजनीति, जैसे ये भाषण और बयानबाजी होती है, बंटवारा होता है, दंगे होते, मुझे से परेशानी है। इनको कौन ठीक किया। कई लोगों को तो लाभ हो, इससे सीधा सीधा लाभ हो, तो वो क्यों ठीक करेंगे। मुझे सामाजिक न्याय में दिलचस्पी है, उनको नहीं है दिलचस्पी। उनके अब जो सरकार है अब आएंगी या पहले उनके रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लो, किसने क्या दिया है, किसने क्या लिया है। मुझे और तमाम तरह की महंगाई, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात हो रही है। सरकार के लोग कुछ कहें, विपक्ष के लोग उस पर जो है ना स्टेटमेंट दे, बस यही तो चल रहा है। और हमारा ही मैनिफेस्टो देखो, कई पार्टियों का नाम नहीं ले रहे हैं, आप चेक करा लेना। वही मैनिफेस्टो जो है शायद कॉपी करके आगे चला दिया लोगों ने कि हम ये देंगे। बैकलॉग हमने बात की, प्रमोशन रिजर्वेशन की हमने बात की, SC ST OBC के लिए। आप इनसे कहलवा दो किसी, अगर हिम्मत है इनमें, इनके अंदर क्षमता है अपने वर्ग हितों की बात करने की, तो क्या देंगे, प्रमोशन रिजर्वेशन देंगे SC ST OBC को, पुरानी पेंशन की बात, OBC को भी। हाँ, अरे भाई, अगर हमारा आदमी टॉप पे जाके नहीं बैठेगा तो फिर जब कानून बनाने शक्ति उनके हाथ में होगी, पॉलिसी बनाने शक्ति उनके हाथ में, तो ये लोग करेंगे क्या, लेबर ही बने रहेंगे। काशीराम साहब तभी तो कहे ना इनको कि नौकर मत बनो, मालिक बनो। अब हम मालिक बनने की तरफ कदम बढ़ाएं। अब हम मालिक हैं। हमें किसी कोई ऊपर से आदेश देगा कि हमें क्या कहना है, क्या करना है, या किस विचारधारा पे काम करना है, किस पॉलिसी पे काम, हमें पता है हमें किस पे काम करना है। पॉलिसी ये है कि इस देश के सोए हुए बहुजन समाज के अंदर डूबे हुए, टूटे फूटे और घुटनों पे बैठे बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से चेतना जागरूक करके उसको खड़ा करना है, उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी है, और उसको कहना है कि अधिकारों के लिए लड़ो, जो बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते आए और हम भी कह रहे हैं, और आने वाले समय में लाखों लोग ऐसे तैयार होंगे, वो कहते रहेंगे। कभी जाके समाज जागे और तब जाके अपने हक अधिकार ले। एक अंतिम सवाल, जिससे बहुत सारी चीजें लोगों के मन में क्लियर हो जाएगी। अगर चंद्रशेखर आजाद की मजबूरी हो जाए, मजबूरी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, विवेक नहीं, मजबूरी हो जाए, तो सपा, बसपा और बीजेपी में किसको पसंद करेंगे।
मैं प्रयास करूंगा, इन दोनों लोगों से कहूंगा कि सपा बसपा से कि आप लोग जो है मुझे अब इस बार अवसर दे दो। आप लोग छोड़ो, आपसे नहीं हो पाएगा, आप उनका सामना नहीं कर रहे हैं, आप मुझे अवसर दे दो और फिर देखो, मुझे बताओ क्या क्या करना है आपके दिल में, क्या वो मैं मेरे द्वारा करवा लो। और बाकी अगर चयन की बात है तो मैं नीरज भाई आज भी कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बीजेपी अगर राष्ट्रपति बनाए, प्राइम मिनिस्टर भी बनाए, इस देश का सबसे पैसे वाला व्यक्ति बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, तो भी उनके खेमे में पैर नहीं रखूंगा। एक अगर मेरे जरिए भी सरकार बन रही होगी तो विपक्ष में बैठना पसंद करूंगा, या इनकी मदद कर दूंगा, जो बेचारे जो है आज हमें इग्नोर कर रहे हैं, इनकी मदद कर दूंगा, लेकिन बीजेपी के खेमे में जीवन में कभी नहीं खड़ा हूंगा। अगर मैं ये बात वो कर दूं तो मैं समाज से कहूंगा कि समाज मुझे नकार के और किसी दूसरे व्यक्ति को नेता स्वीकार कर ले और मुझे धोखेबाज गद्दार का टैग दे दे, अगर मैं कभी बीजेपी के खेमे में खड़ा हो जाऊं। मैंने जीवन में सिद्धांत सीखे हैं और मैं अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकता हूँ। इस देश में अगर आरएसएस की को बिल्कुल बैन करेगा, जो हमारे एक नायक हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते पे चल के, तो वो चंद्रशेखर आजाद हो, याद रखिएगा। अगर बीजेपी की राजनीति को, जो सांप्रदायिकता की राजनीति, वैसी राजनीति नहीं, वो जो बंटवारे की भाषा बोलते हैं, अगर उसको कोई सबसे बड़ी चोट देगा तो वो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी होगी। और जिस दिन बहुजन समाज मेरे साथ खड़ा हो जाएगा नीरज भाई, मैं लिख के देता हूं कि जितनी भी बाकी दल हैं वो सब एक प्लेटफार्म पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, सारे विचारधारा सब छोड़ देंगे हमें रोकने के लिए, लेकिन रुकेंगे नहीं किसी पे, क्योंकि ये तो बहुजन समाज 85% बहुजन समाज है और ये किसी मेरे और आपके मौत के भरोसे थोड़ा। ये तो जिस दिन खड़ा हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर भी अपना बना ले, ये तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री अपना बना ले, इनको हमारी क्या जरूरत है। लेकिन अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो रहा, डर, उसको तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी, वो हम करेंगे। तमाम तरीके के आरोपों के बीच चंद्रशेखर आजाद लगातार इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि वो केवल बातों से ही नहीं बल्कि काम से भी आजाद हैं। गोरखपुर में तमाम तरह के अभावों के बीच में, शासन सत्ता के प्रभाव के बीच में भी काम कर रहे हैं, लोगों को जाके समझा रहे हैं और राजनीति की नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहने नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।